यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। कल पार्लियामेंट में 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। आज वो अखबारों में है और एज यूजुअल बजट के साथ में एक पैकेज भी है जो कि विभिन्न स्पॉन्सर्ड लोगों ने उसके बजट के पक्ष में लिखा है, जैसे सरकार ने पब्लिश कराया। मजेदार बात यह है कि वो जो लेख है वो अनेक अखबारों में एक ही लेखक के लेख छपे। और ये चीज जो है अपने आप में मजेदार है कि अब सरकार जो है ओपिनियन मोबिलाइज कर रही है, सो कॉल्ड ओपिनियन मोबिलाइज कर रही है, मतलब स्पॉन्सर्ड राइटिंग के जरिए। मतलब इतना बड़ा मीडिया कंट्रोल्ड होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं अखबार में 5-5 7-7 पन्ने अलग से भरे जाएं उनके नाम से। वो लिखवाए गए इंडस्ट्रिस्टों से लेके और दूसरे लोगों तक। बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन कल जो बजट पेश किया गया उस पर एक बहुत ही शानदार लेख दैनिक हिंदू के एडिटोरियल पेज पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चंद्रशेखर का छपा है। और चंद्रशेखर के लेख का जो शीर्षक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शीर्षक दिया है वो ये कि मोदी ने अब तक कुछ नहीं सीखा। मैं उस शीर्षक से आइडिया उधार लेके उस लेख की भी बहुत सारी चीजों को मैं यहाँ आपसे साझा करूंगा, क्योंकि वो लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाता है। मसलन नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए शासन करते हुए, तो 10 साल में नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उनके कहाँ नीतिगत असफलता रही है, कहाँ उनकी नीतियां सफल रही हैं, ये उनको अंदाजा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बजट के मैनेजमेंट को करते हुए, बजट का निर्माण करते हुए इस चीज से कोई सबक नहीं सीखा कि उनकी क्या क्या असफलताएं रही हैं और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि एकदम अपंग हो चुकी हैं और वे काम नहीं कर रहे। तो ये जो नीतिगत जो जिसे क्या है कि डिसेबिलिटी, अपंगता, ये नीतिगत अपंगता जो नरेंद्र मोदी के पूरे अर्थशास्त्र का हिस्सा है, उस नीतिगत अपंगता को कैसे देखें। बजट भरा पड़ा है, अखबार आज भरे पड़े हैं, मीडिया भरा पड़ा है कल से बजट के लुभावने जो है भाषाई शब्द जाल से। सवाल यह है कि मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बजट बनाना क्यों नहीं सीखा। निर्मला सीतारमन को तो मैं जानता हूं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो ज़हीन किस्म की उनकी जानकारी बहुत गंभीर जानकारी नहीं है अर्थशास्त्र को लेकर। मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वो उन्होंने दाखिला लिया था। मैं छात्र राजनीति करता था, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। उन्होंने दाखिला लिया था वहां, वो पढ़ी है वहां, मुझे मालूम है कि उनकी एकेडमिक योग्यता कितनी है। और बजट में उनकी बुद्धि कम, नरेंद्र मोदी की बुद्धि ज्यादा दिखाई देती है। और यही वजह कि इस बजट में नीतिगत अपंगता सबसे बड़ा फैक्टर है। हम ये भी कह सकते हैं हिंदू अर्थशास्त्र जो है वो या आरएसएस का जो अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में नीतिगत अपंगता एक अनिवार्य एलिमेंट है। इस बजट की जो सबसे केंद्रीय विशेषता है वो क्या है कि इसमें जो मुनाफाखोरी है पूंजीपतियों की, उसके लिए इसमें पर्याप्त जगह है। वो एक तरह से मुनाफे में समुद्र स्नान कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था है इस बजट में। अखबार में ये चीज गायब है, कवरेज में ये चीज गायब है कि इस बार का जो बजट आया है वो पूंजीपतियों के लिए मुनाफे का समुद्र स्नान लेकर आया है।
और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है इस बजट की, जो कि कायदे से समझने की जरूरत है, कि वो ये हिंदुस्तान के जो टैक्स पेयर है, करदाता है, वे नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता का हिस्सा नहीं है। और तीसरी चीज, विकास नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता का हिस्सा नहीं है। कॉर्पोरेट हाउस किस तरह से अधिक अपने मुनाफों का विस्तार करे, यह इस बजट का मुख्य लक्ष्य है। तो विकास अब गया भैया के खेत में, करदाता गए अब राम जी के मंदिर में। मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपतियों के लिए खुली छूट और उसकी व्यवस्था, यह है इस बजट का कुल मिला के केंद्रीय तत्व। कॉर्पोरेट हाउसेस खुल के मुनाफा कमाएं, इसके लिए नियमों को बाकायदा ढीला किया गया इस बजट में। वे अपने हिसाब से रोजगार पैदा करें। और दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, वो अब प्राइवेट सेक्टर की है। नरेंद्र मोदी वायदा कर रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, लेकिन वो उन्होंने पिछले 10 साल तो गुजर गए, वो नंबर आया नहीं। लेकिन इस बार का बजट खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि केंद्र सरकार रोजगार देने का वायदा नहीं करती, बल्कि रोजगार देने का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। ये सो-कॉल्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है ना, कि जिससे कि लोगों को अगर कंपनियों में रोजगार मिलता है तो उनको सरकार कुछ आर्थिक मदद देगी। ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, बल्कि सरकार का काम बस बजट बना दिया, पेश कर दिया, हम चुनाव जीत गए, हम ऐश करेंगे, हम राजा की तरह रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम जय श्री राम करेंगे, भजन करेंगे, मंदिरों में घूमेंगे, कॉरिडोर डेवलपमेंट करेंगे, सड़क डेवलपमेंट करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, तमाम किस्म की घूस खाएंगे, लेकिन हम नौकरी नहीं देंगे। पूरे बजट में कहीं पर भी सरकारी नौकरी देने का वायदा नहीं किया गया कि सरकार नौकरी देगी। तो एक बड़ी चीज घट रही है, वो ये कि अब नौकरी देने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की है, सरकार की नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो इस बजट से निकल के आई है, जिस पर कायदे से ध्यान देना चाहिए, वो ये कि बजट बनाते समय, आज जो बजट अखबारों में आया, जो आप पढ़ रहे हैं, और आप ना पढ़ रहे हो तो आप देखें उससे जाके, अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी समस्याएं उनको एड्रेस ये बजट नहीं करता। मसलन अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या यह है कि गांव में गरीबी है, भयानक लोग अभाव के से ग्रस्त हैं, लेकिन गांव की गरीबी कैसे जाए, उनका उनका अभाव कैसे दूर हो, वो परेशानियों, आर्थिक परेशानियों से कैसे बाहर निकले, इसका कोई ब्लूप्रिंट इस बजट में नहीं है, कोई योजना इस बजट में नहीं है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी कैसे कम होगी, बेरोजगारों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, इसकी कोई योजना इस बजट में नहीं है। एक आम नागरिक महंगाई से परेशान है, उस महंगाई से कैसे निजात मिलेगी, इसका कोई प्रपोजल, कोई ब्लूप्रिंट, कोई रास्ता इस बजट में नहीं है। हाँ, जिस पर के लोगों का ध्यान जा रहा है, वो बार बार खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं आंध्रा को और बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। बिहार को 59,000 करोड़ रुपए दिए गए विशेष सहायता के तौर पर, जबकि उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, और विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र ने इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है, केंद्र इनकार कर रहा है मनमोहन सिंह के टाइम के जमाने के किसी रिपोर्ट्स को निकालकर। मनमोहन सिंह ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ठंडे बस्ते से निकाल के अपनी डिफेंस तैयार की है उसके जरिए। जब आप
विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते थे तो स्पेशल ये आर्थिक मदद क्यों दी है आपने, और वो भी 59,000 करोड़ रुपए की। आंध्रा के लिए जो मदद दी है वो है 15,000 करोड़ रुपए की। फाइन। मोदी जी सिर्फ इतना सा बता दें कि इनमें से कितना पैसा ऐसा है जो कि राज्यों के कर्ज में तब्दील नहीं होगा। क्या ये पैसा सरकार अपने खजाने से राज्य को देगी? क्या इस पैसे को बाद में राज्य को वापस नहीं देना है? सूचनाएं आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं कि अमरावती में जो निर्माण के लिए, जो पूरी राजधानी के निर्माण के लिए जो 15,000 करोड़ रुपए जो मोदी सरकार ने दिए, मैं नमूना बता रहा हूं खाली इसका, वो ये कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जो है, उस बैंक के जरिए लोन मुहैया कराने में केंद्र सरकार मदद करेगा और वहां से पैसा मिलेगा। तो ये तो केंद्र ने अपनी गांठ से नहीं दिया, बल्कि होगा यह कि ये 15,000 करोड़ रुपया अब राज्य के कर्ज में शामिल हो जाएगा। और जो 59,000 करोड़ रुपया जो बिहार को दिया गया है, जो कि प्रोपेगेट किया जा रहा है, उसमें से कितना पैसा ऐसा है जो कि राज्य के कर्ज में कन्वर्ट होगा? और इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है वो मोदी सरकार के कहने से कर्ज दे ही दे? अगर वो कर्ज देती है तो उस कर्ज का पेमेंट कौन करेगा? किसके खाते में जाएगा वो कर्ज? नरेंद्र मोदी इन सवालों से बजट में बचते रहे हैं, निर्मला सीतारमण इन सवालों से बचती रही हैं। नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के खाते से 59,000 करोड़ रुपए बिहार को नहीं देने जा रहे। ये सड़क बनाने के लिए पैसा, कारखाने के लिए पैसा, इसके लिए पैसा, उसके लिए पैसा, ये तमाम किस्म का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा का कोर ये है कि ये पैसा नरेंद्र मोदी राज्य के कर्ज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं भविष्य में। नीतीश कुमार जवाब दें इस बात का। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री जवाब दें इस बात का कि ये जो पैसा दिया जा रहा है ये बाद में राज्य के कर्ज में कन्वर्ट नहीं होगा। लिख के कहें पार्लियामेंट में। हकीकत यह है कि ये कर्ज में कन्वर्ट होगा। तो ये विशेष पैकेज नहीं है बल्कि एक कर्ज है। एक और चीज है जो कि इस बजट की है, जिस पर कायदे से ध्यान जाना चाहिए, वो ये कि ये जो बजट जब तैयार किया वित्त मंत्री ने, तो उन्होंने अपने भाषण में कई बार नौजवानों को नौकरी देने का वायदा किया। मैं उसके गिनती में नहीं जाना चाहता। डेवलपमेंट का इस बार कम जिक्र किया, पिछली बार ज्यादा जिक्र किया था। लेकिन जो उन्होंने स्कीम घोषित की है, आप याद कीजिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, नरेंद्र मोदी के भाषण यूट्यूब पर अवेलेबल है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कितनी खराब खराब बातें कही थी कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, यह मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नरेंद्र मोदी ने बोला था। और आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी ने उस मैनिफेस्टो से कई प्लान सीधे के सीधे डिटो कॉपी करके अपने बजट में शामिल कर दिए। टी चिदम्बरम ने कल ट्वीट किया था और बताया था कि कौन कौन से पेज से कौन कौन से पूरे के पूरे प्लान नकल करके रख लिए गए। हम जानना चाहते हैं, जिस विरासत कर को लेकर नरेंद्र मोदी इतना चीख चिल्ला रहे थे मंचों पर, उस विरासत कर का जो है
उन्होंने समावेश इसमें अपने तरीके से कैसे कर लिया। ये जो इंसेंटिव, ये स्कीम जो इस बार के बजट में सजेस्ट की गई है, वो नरेंद्र मोदी की इंसेंटिव स्कीम नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसके पहले कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं दी थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो इंसेंटिव स्कीम सजेस्ट की गई थी, वे स्कीम सीधे के सीधे कांग्रेस का नाम लिए बिना उनके मैनिफेस्टो से जो की त्यों उठा के रख दी गई। शर्म आनी चाहिए। कल तक कांग्रेस को गाली दे रहे थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को गाली दे रहे थे, और आप आज निर्लज्जता के साथ, बिना धन्यवाद दिए निर्लज्जता के साथ में कांग्रेस के मैनिफेस्टो से चीजें चुरा के बजट में शामिल कर ली गई है। क्यों? किसका दबाव है ये? नरेंद्र मोदी के पास हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र का कोई नक्शा नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी जो तमाम जो दरारें जो फट गई हैं, उनको थेगड़ी लगा के बंद करना चाहते हैं, वो बंद नहीं होने वाली। एक और चीज है जो कि इस बजट में की गई है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ये कि डायरेक्ट टैक्स से मल्टीनेशनल कंपनियों को तो रिहाई दे दी गई है। हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनको भी सुविधाएं और छूट दे दी गई है। अब उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें। सारी दुनिया का अनुभव है नरेंद्र मोदी के, जहां ये विकास पर ज्यादा जोर दिया गया, वहां रोजगार कम पैदा किए गए। मल्टीनेशनल कंपनियों के जरिए जहां विकास पर जोर दिया गया, वहां पर सबसे कम नौकरियां लगी। तो आपने जो ये मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉर्पोरेट हाउसेस को जो ये तमाम किस्म की सुविधाएं दी हैं, इन सुविधाओं से अगर विकास होता है, जिसकी संभावनाएं कम है, तो नौकरियां और कम लगेंगी। और आखिरी चीज इस पूरे बजट के संदर्भ में, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव वाली ये प्रोग्राम है। ये बजट के और दूसरे पहलू हैं जिन पर के मैं डिटेल्स में बाद में बात करूंगा, जैसे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, ये तमाम चीजें, इन पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन दूसरे चरण में दाखिल हो चुका है, और वो महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे बजट में किसानों की किसी भी समस्या को एड्रेस नहीं किया गया। कृषि की लागत, कृषि उपज की बिक्री, उसकी सही वसूली, किसान की जो और दिक्कतें हैं जिनको तो वो बाकायदा लिखित में दे चुके हैं, कोई भी मांग किसानों की कंसीडर करने लायक नहीं समझी गई। और कारपेट हाउसेस के लिए टैक्स पर छूट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छूट पर छूट। ये कैसा देश है? ये कैसा देश का वित्त मंत्री है? ये कैसा देश का प्रधानमंत्री है जिसको कि हिंदुस्तान की 65% जो किसान जनता है और उसकी समस्या वो नजर नहीं आती? क्या यह संभव है? किसानों की समस्याएं हल किए बिना आप देश का विकास कर लेंगे? नहीं। किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को आप वो अपने बजट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और आप डेवलपमेंट कर लेंगे। और डेवलपमेंट पे आपकी नजर कितनी है, मैं उसके कुछ नमूने जो इस बजट में उसको पेश कर रहा हूं। मसलन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत पेंशन और अपंगों की सहायता के लिए सन 2023-24 में 9,652 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार 2024-25 में भी इतने ही रुपए आवंटित किए गए। इसी तरह
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो स्कीम है, उसके लिए 2024-25 में उतनी ही राशि आवंटित की गई है जितनी की पिछली बार थी। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेरोजगारी समस्या नहीं है। 80 करोड़ से अधिक लोग फ्री का राशन ले रहे हैं, वो राशन खरीदने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक और चीज वो ये कि इस बजट में खाद्य सब्सिडीज वो घटा दी गई है। पिछली बार पिछले बजट में जितनी थी उससे कम कर दी गई है। मसलन 2023-24 में 2,12,332 रुपए आवंटित किए गए थे फूड सब्सिडीज के तौर पर। इस बार इसे कम करके 2,05,250 कर दिया गया है। एक तरफ आप 80 करोड़ से अधिक लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं और यहां फूड सब्सिडीज में कटौती कर रहे हैं, और वहां कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए आप बेशुमार टैक्सेस में छूट दे रहे हैं। एक और चीज है, इससे नरेंद्र मोदी के दिमाग का खोखलापन और हिंदू अर्थशास्त्र के दिमाग का खोखलापन नजर आता है, और इस बजट का खोखलापन नजर आता है। नरेंद्र मोदी को एक ऑब्सेशन है, डेवलपमेंट का ऑब्सेशन, और सड़क 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 कॉरिडोर, सड़क कॉरिडोर, यही ऑब्सेशन है। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान के का जो आर्थिक घाटा है, बजट राष्ट्रीय जो आर्थिक घाटा है, वो 2023-24 में 4.9% था। सरकार अपने सो कॉल्ड प्रयासों के जरिए इस आर्थिक घाटे को घटाकर 4.5% करने की कोशिश करेगी। वो इससे ज्यादा घटा नहीं सकते। और सो कॉल्ड पूंजी निवेश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सरकार ने 2022-23 में 7,40,025 रुपए से बढ़ के 2023-24 में 9,48,506 रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी। इस बार इसे बढ़ा के 11,11,111 रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। सरकार से पूछा जाना चाहिए कि टैक्स कहां से लाओगे, पैसा कहां से लाओगे। सरकार के पास में इसका उत्तर नहीं है, बजट में इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि आपके कर वसूली में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। आपने पूंजीपतियों पर टैक्स लगाए नहीं है, बल्कि उनको टैक्स में और रिहाई दी है। आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा है, तो ऐसे सरकार पैसा लाएगी कहां से। सरकार ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सीक्रेट सोर्स से पैसा जुगाड़ किया जाएगा। ये जो सीक्रेट सोर्स क्या है, ये सीक्रेट सोर्स है रिजर्व बैंक से जो पैसा निकाल के खर्च करना। सवाल यह है कि अगर रिजर्व बैंक में जमा धन सरकार अपने इस तरह के वाहियात कामों पर खर्च कर सकती है, तो क्या यह पैसा राज्यों के डेवलपमेंट के लिए मुहैया क्यों नहीं कराया जा सकता। सरकार राज्यों को के डेवलपमेंट के लिए पैसा वहां से निकाल के क्यों नहीं देती, जो वहां से बचत करके जो पैसा रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार के पास आता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, आप कमाएंगे नहीं, खर्च ज्यादा करेंगे, और जब पैसा कम होगा तो सीक्रेट सोर्स से पैसा लाएंगे और खर्च करेंगे।
इसी को कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कर्ज करके घी पीने की आदत, और यह हिंदू अर्थशास्त्र है, कर्ज करके घी पीना। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि क्या यही डेवलपमेंट है? सीक्रेट सोर्स से धन लेकर खर्च करना क्या ही डेवलपमेंट है? क्या यही डेवलपमेंट है कि आपकी इकोनॉमी, जो आपको जब सरकार में आए थे तो आपकी इकोनॉमी 8.5-9% जीडीपी की ग्रोथ दर थी। कल निर्मला सीतारामन जो बजट पेश कर रही थी तो वो पार्लियामेंट में कह रही थी कि हमारी जो ग्रोथ दर है वो 6-6.5% तक हो सकती है। ये स्वीकृति नहीं है कि आपके राज्य में, आपके शासन में, आपके बाहुबलियों के शासन में हिंदुस्तान की जीडीपी 2 से लेकर 2.5% तक की गिरावट हुई है उसमें। ये आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है? ये प्रमाण है इस बात का कि नरेंद्र मोदी के पास में कोई नीति नहीं है, जिसे हम कहते हैं नीतिगत अपंगता। देश आज नीतिगत अपंगता के दौर से गुजर रहा है। देश के पास में कोई नीति नहीं है। यहां तक कि बजट में प्लान करने के लिए भी कोई नीति नहीं है। वह भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उधार लेके डाली गई है, बिना कांग्रेस को धन्यवाद दिए। कमाल की बुद्धि है। बजट लिखने के लिए भी अगर सरकार के पास में अकल नहीं है तो सरकार में बैठे क्यों हो? और ये किसे समझा रहे हो कि डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं नौजवानों से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस बजट में साफ कह दिया है कि नौकरियां सरकार नहीं देगी। अब तय करो तुम कि तुम इस सरकार के साथ रहोगे या सरकार के विरोध में खड़े होगे। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें सरकार का विरोध करना चाहिए। केंद्र सरकार और उसके अधीन जो संस्थान है उनके पास तकरीबन 10 लाख से अधिक नौकरियां हैं जिन पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है भर्ती पर। वो पाबंदी तुरंत हटाई जानी चाहिए और भर्ती की जानी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि नहीं, नौकरी हम नहीं देंगे, हम सब्सिडीज देंगे नौकरी के लिए, हम नौकरी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी से कोई पलट के पूछे कि जिस कंपनी को आप नौकरी के लिए करने वाले को सब्सिडीज देंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो सब्सिडी जो है वो अपने एम्प्लॉय तक पहुंचाए। वो कंपनी सब्सिडीज खा भी सकती है। तो अभी सब्सिडीज के खाने के नाम पर घोटाला होगा, कंपनियां करेंगी। डाटा दबाया जाएगा, डाटा छुपाया जाएगा। डाटा दबाने में, डाटा छुपाने में, सच को छुपाने में नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सभी 33 करोड़ देवताओं को इस मामले में परास्त कर दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप सोचें कि ये जो बजट है, ये बजट हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या है, उन बुनियादी समस्याओं को एड्रेस क्यों नहीं करता? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की बुनियादी समस्याओं पर बोलते क्यों नहीं है? किसने रोका है उनको बोलने से? कम से कम दिल खोल के एक बार तो बताएं कि हिंदुस्तान में इस समय करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। उन करोड़ों बेरोजगारों के लिए नरेंद्र मोदी के पास में कौन सा सपना है? क्योंकि बजट में कोई सपना नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, और मैं बताऊंगा भी कि इस बजट के जो बाकी जो दायरे हैं, शिक्षा का दायरा, स्वास्थ्य का दायरा और दूसरे दायरे, वहां किस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।